नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज तीसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज और कॉल्स आए थे कि सर सिलेबस यही है जब मैं पढ़ा रहा हूँ और आप HPRCA का सिलेबस देखेंगे, चाहे वो JBT कमीशन हो या आपका SP पटवारी हो, सेम टू सेम आपको टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और मैं पूरे गारंटी के साथ, दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि यही एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि जो बच्चे टॉपिक्स पढ़ भी चुके हैं, वो लोग भी आप लोग भले ही आप चाहें तो स्पीड ज़्यादा करके देखिएगा यूट्यूब पे, लेकिन आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आजकल के क्लास में और वहीं आपके एग्ज़ाम में आएँगे और अधिकांश बच्चे वहीं गलती करके आते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो भी आप लोग पढ़ो बिल्कुल सॉलिड पढ़ो और ताकि गलती कोई गुंजाइश ना रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर आपका बचा हुआ था इसमें। बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ भी चुके होंगे, फिर भी आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, डीप में नहीं पढ़ाऊँगा, बस समझाऊँगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समाप्य है, टर्मिनेटिंग है? रेशनल नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। पढ़ लिए होंगे आप लोग, फिर भी मैं हल्का सा रिवाइज़ करा दे रहा हूँ मैं। रेशनल और इर्रेशनल नंबर। इसको अपरिमेय बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय। ठीक है? आप लोग पढ़े हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आए हुए होंगे कि अगर किसी नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख दें, जहाँ पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है? ओके। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ ये है, इसमें बार-बार आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग ये सब आपको सुनने को मिलेगा। मैं हल्का सा आपको समझा रहा हूँ कि होता क्या है। रिपीटिंग मतलब रिपीट करना, रिपीट करना, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना। रिपीटिंग मतलब रिपीट करना और टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना। जैसे कि अगर मैं 2/3 लिखूं, ठीक है, तो इसको अगर भाग दोगे आप लोग 0.66666 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि 2 में 3 से पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। लेकिन 2/3 आपका क्या है? 2/3 आपका परिमेय संख्या है। ठीक है? लेकिन पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है। ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा? 2/3 क्या हो गया आपका? रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है? वैसे ही अगर मैं लिखता हूं 5/8, इसको जब आप भाग दोगे तो क्या आएगा? ये 0.625 आएगा। 0.625 आएगा। ठीक है? अब एक चीज समझना आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 में 8 से पूरी तरह से भाग चला गया, यानी कि क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है आपका? टर्मिनेटिंग है। ओके, क्या है आपका? टर्मिनेटिंग यानी कि समाप्य है। टर्मिनेटिंग यानी कि समाप्य है। बस यही बात समझना आप लोग कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती हैं, वे तो नॉन रिपीटिंग भी होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होती हैं। नॉन रिपीटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग भी होती हैं। इनको छोड़ के बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वे क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं वो? परिमेय संख्या है। एक चीज और बता रहा हूं मैं। अगर आप लोग √4 लिखो, इसका मान कितना आता है? 2। क्योंकि जो 4 है वो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। या आप लोग √9 लिखो, ये भी क्या है? 3 आएगा। √144 लिखो, ये भी कितना आएगा आपका? 12 आएगा। ठीक है? तो वैसी संख्या जिनका वर्गमूल हम निकाल सके उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वैसी संख्या जिनका वर्गमूल ना निकलता हो, जैसे कि मैं √5 लिख दिया, इसका वर्गमूल निकलेगा? इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। निकलेगा लेकिन दशमलव में जाएगा। निकलेगा लेकिन दशमलव में जाएगा। तो वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर उसको आप करनी में यानी कि अंडर रूट में दिखा दिए
तो क्या हो जाती है, वे इरेशनल नंबर हो जाती है, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाती है। कोई भी संख्या आप ले लो, √20 भी ले लो, √20 ले लो, √27 ले लो, कोई भी संख्या आप ले लो जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, दशमलव में जाएगा जिसका वर्गमूल, वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। फिर से बता रहा हूं मैं कि परिमेय, अपरिमेय, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखो आप लोग, ये टर्मिनेट है, ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेट है, ये भी क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये देखो आप लोग, ये रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान देना आप लोग, फिर से बोल रहा हूं मैं, अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसको छोड़ के बाकी जितनी भी संख्या है सब क्या है, परिमेय संख्या है। और दूसरा चीज क्या है, अंडर रूट में अगर हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं ले रहे हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकता, अगर उसको हम अंडर रूट ले लिए तो भी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बाकी सब क्या है, परिमेय संख्या होती है। बस इतना ही आपको डेफिनेशन जानना है। अपरिमेय संख्या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और अंडर रूट में अगर पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो, ठीक है। चलिए एक चीज और बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। एक देखिए आप लोग, मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है, इसके नीचे अगर 2 है, या कोई संख्या x है उसके हर में क्या है, 5 है, या कोई संख्या x है उसके हर में 2 भी है और 5 भी है, 2 भी है और 5 भी है, ठीक है, 2, 5 या 2 और 5। तो जब इसमें भाग दोगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा मतलब इसमें भाग चला जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा मतलब इसमें भाग क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जैसे कि देखो आप लोग, मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 5/8, पहले वाला लिखा मैं, ठीक है। तो ये जो 8 है ये 2 के रूप में है कि नहीं है, 2 की पावर 3 है, लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि हर में जो संख्या है वो क्या है, 2 के रूप में है, 2 के फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से भाग चला जाएगा। कि देखो उसको भाग दोगे तो आएगा ये 0.625, 0.625 आएगा, ठीक है। यानी कि अगर नीचे आपका या तो 2 है या तो 5 है, या 2 और 5 दोनों है, तो आपका जो होगा वो क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि समाप्त होगा। और दशमलव कितने अंक बाद होगा, देखिए आप लोग, यहाँ पे पावर 3 है, 2 की पावर कितना है, 3 है, तो 0.3 अंक बाद हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं लिखता हूँ 5/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 की पावर 2, ठीक है। तो इसको भाग दोगे, 5/4 कितना होता है, ये 1.25 होता है। अब देखो 2 की पावर 2 है, पावर में क्या है, 2 है, तो 2 अंक बाद दशमलव इधर होगा। पावर में अगर 3 है तो 3 अंक बाद दशमलव होगा। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5/16, तो यह लिखता हूँ 5/16, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.3125। 5/16 मतलब क्या होता है, 5/2 की पावर 4, 0.4 अंक इधर होगा। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन आपको मैं ऐसे ही सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। आई होप कि आइडिया क्लियर है। अगर नीचे 2 है या 5 है, या 2 और 5 दोनों है, तभी वो टर्मिनेट होगा, समाप्त होगा, पूर्ण रूप से भाग जाएगी। अगर नहीं है, बाकी कोई और संख्या है 2 और 3 को छोड़ के, 2 और 5 को छोड़ के, तो पूर्ण रूप से टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 13/5, क्या आपका 13/5 है, ओके, ठीक है। ये भाग दो होता है 2.6, ये पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। अब दशमलव के बाद कितने के बाद दशमलव होगा आपका, 1 अंक, क्योंकि पावर के ऊपर 5 का पावर कितना है, 1 है। अगर मैं यही लिखता हूँ 13/25, ठीक है, 13/25, तो ये हो जाएगा आपका 0.52। कैसे किया मैं, 13/5 की पावर 2 है, तो आपका दशमलव क्या होगा, 2 अंक इधर होगा, ओके। आई होप कि आइडिया क्लियर है। चलिए एक और चीज बता रहा हूं मैं, अगर मैं लिखता हूं 48/20, क्या लिखता हूं मैं, 48/20 लिखता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 48/2 गुणे 2 गुणे 2 दूने 4 गुणे 5, 20 हो गया। यानी कि क्या हो गया आपका 48 बटे में 48
48 बटे में 2 की पावर 2 गुणे 5, ठीक है। अब इसके हर में क्या है, 2 है और 5 है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेट हो जाएगा। हर में क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, तो दोनों होने चाहिए। अगर इनको छोड़ के कोई और संख्या है तो उसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक और चीज देखिए आप लोग, ये कितना हो जाएगा, 2.4, कितना हो जाएगा आपका, 2.4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे 5 का सबसे छोटा पावर क्या है, 1 है ना, तो 1 अंक बाद दशमलव इधर होता है। अगर मैं यही लिख दूं 16 बटे में 12, क्या लिख दिया मैं, 16 बटे में 12। अब देखो हर को देखो आप लोग, 16 क्या है ये, 2 गुणे 2 4 3, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 बटे में 2 की पावर 2 गुणे 3। हर में तो 2 है लेकिन 3 भी है, क्या है, लेकिन 3 भी है, लेकिन क्या हो जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप कि आइडिया क्लियर है। अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई भी संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात और समझिएगा, 16 बटे 12 ये रेशनल है कि इरेशनल है, परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। हम 16 बटे 12 पी बटे क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है, और क्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 16 बटे 12 क्या हो गया आपका, 16 बटे 12 आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और भाग दोगे तो रिपीटिंग होगा। अगर नॉन रिपीटिंग हो जाता तो क्या होता, वो अपरिमेय संख्या हो जाता, लेकिन परिमेय संख्या है 16 बटे 12, तो इसको भाग देने पे क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। एक चीज और देखिए मान लीजिए मैं 18 बटे 12 लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए 18 बटे 12 मतलब 2 गुणे 3। अब इसके नीचे क्या आ गया, 3 आ गया, इसके नीचे क्या आ गया, 3 आ गया, तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इसको ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचा ये, 6 बटे में 4, यानी कि 6 बटे में 2 की पावर 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आई होप कि आइडिया क्लियर है, ठीक है, ओके। ठीक, आगे बढ़े, ठीक। इसको और फर्दर हम काट सकते हैं, देखिए 3 बटे में 2 हो जाएगा, आएगा ये 1.5। चलिए अब कुछ क्वेश्चन से करते हैं, वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहाँ पे थे, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर है या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो आप लोग 7/15, 7/15 को हर को देखते हैं हम लोग, हर भी क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, 5 तो है लेकिन 3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। 13/20 देखिए, 13/20 यानी कि 13 बटे में 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 5, यानी कि 13 बटे में 2 की पावर 2 गुणे 5, सिर्फ 2 है और 5 है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग। 12 देखिए आप लोग, 12 में 2 भी है और 3 भी है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 5/18 देखिए आप लोग, 18 में 2 भी है और 3 भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि टर्मिनेटिंग के लिए सिर्फ हर में आपका सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, बाकी इनको छोड़कर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17/6 का दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/6। 17/6 मतलब 2 गुणे 3, 3 आ गया, यानी कि क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखिए इधर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग तो है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दिया हुआ है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग दिया हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन, यहीं पे मैं आपको एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए आप लोग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मतलब इरेशनल, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीटिव, रिपीटिंग, ठीक है ना। रिकरिंग मतलब पुनरावृत्ति बोलते हैं उसको हिंदी में। अगर असमाप्त है और रिपीट नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका,
इरेशनल नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 17/6 क्या है, p बटे q के फॉर्म में है कि नहीं है, q 0 के बराबर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। अगर रेशनल नंबर है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा आपका, रिपीटिंग होगा। क्या होगा आपका, रिपीटिंग। भाग देकर देख लेते थे, ठीक है। 17/6, 6 दूना 12, दशमलव लगा दो, 6 अठे 48, 6 तियां 18, 6 तियां 18, 6 तियां 18। ये रिपीट होना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आपका क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन 17/6 क्या आपका रेशनल नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी परिमेय संख्या के न्यूनतम रूप में हर हो तो उसका दशमलव प्रसार होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यदि हर में क्या है आपका, मान लो कोई परिमेय संख्या x है, इसके हर में क्या है, 2 की पावर m गुणे 2 की पावर n, 5 की पावर n, सॉरी 5 की पावर n, तो क्या हो जाएगा आपका, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये टर्मिनेटिंग। सिर्फ क्योंकि सिर्फ 2 है और क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और रिकरिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और टर्मिनेट हो गया तो रिकरिंग का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ ये होगा आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग, ओके, समाप्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सी संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दर्शाता है। देखो यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बस छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं। कौन सी संख्या परिमेय संख्या को दर्शाता है, ठीक है ना। अब देखो √2 है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, √2 है। 2 क्या है, 2 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 का जो वर्गमूल निकालोगे तो 1.4, 1 ऐसे समथिंग समथिंग नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दशमलव में जाएगा। अगर अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या। पहला एक पॉइंट एट 3/4 नंबर लाइन पे कोई संख्या है, कितना है, 3/4 पे। अब देखो 3/4 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है, कैसे है, p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हो। q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब पॉइंट एट पाई, अब देखो पाई मतलब क्या होता है, 3.14 समथिंग समथिंग ऐसे आगे बढ़ता है, जो कि नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि जो पाई है ना वो इरेशनल नंबर है। और हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं पाई का मान कितना, 22/7 लेते हैं, तो ये अप्रॉक्स मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, एग्जैक्ट मान नहीं लेते हैं। तो 22/7 क्या है आपका, p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं 22/7 को, q 0 के बराबर नहीं है, तो 22/7 जो है ना वो आपका इरेशनल, सॉरी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई है आपका वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई क्या होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर एग्जैक्ट मान हम निकालेंगे पाई का, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। लेकिन पाई का हम मान मैथ्स में लेते हैं 22/7, जो कि आपका परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो एग्जैक्ट पाई अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, इरेशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब पॉइंट एट, ये गलत है। अब पॉइंट एट √7, √7 पॉइंट पे है, ठीक है ना। अब फिर से √7 क्या है आपका, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 7 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या हो गया, पॉइंट एट 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या पर कौन सी संक्रिया सदैव क्लोज नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सुनो मेरी बात, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं मैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, कि अगर हम दो नंबर्स पे कोई काम कर रहा है, मान लो नेचुरल नंबर है, मान लीजिए हम 2 + 5 किए, हमें क्या मिलेगा, ये 7 मिलेगा। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। यानी कि हम अगर नेचुरल नंबर पे अगर एडिशन करते हैं तो क्या होता है, हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना।
तो आज नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं इस चीज़ को, बस अभी हल्का सा हिंट, इससे पहले भी क्वेश्चन आए थे। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब अगर हम नेचुरल नंबर पे काम कर रहे हैं तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। देखो एडिशन जो है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर नेचुरल नंबर्स पे अगर हम यही सब्सट्रैक्शन करें, 2 - 5 कितना आ गया आपका, -3 आ गया। देखो ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि जो सब्सट्रैक्शन है वो नेचुरल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी का काम नहीं करता है, ठीक है। और क्लियर होगा इस चीज को, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल तो हम ये देखते हैं। परिमेय संख्या पर कौन सी संक्रिया सदैव बंद नहीं होती है। अगर हम एडिशन की बात करें, मान लो हम दो परिमेय संख्या लेते हैं, 4 और 5, हमें क्या मिलेगा, 9। 4 और 5 मिला, हम एडिशन की बात कर रहे हैं। अगर दो परिमेय संख्या को हम जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। मान लीजिए हम लेते हैं 3/4 और 5/4। 3/4 भी परिमेय संख्या और 5/4 भी परिमेय संख्या है। जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 8/4, यानी कि 2। 2 भी परिमेय संख्या है, यानी कि जो एडिशन है वो आपका रेशनल नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। मान लीजिए हम 4 लिए और 5 लिए, 4 में से 5 माइनस के क्या आएगा आपका, -1 आया। यानी कि ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या। -1 भी परिमेय संख्या है, यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या है आपका, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है रेशनल नंबर्स पे, ठीक है। मान लो हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, 2 लेते हैं हम लोग, 4 × 5 ले लिए, क्या ले लिए हम लोग, 4 × 5, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, 20। यानी कि ये भी आपका ये है परिमेय संख्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या, और ये भी क्या आपका परिमेय संख्या है। यानी कि एडिशन भी क्लोज्ड है परिमेय संख्या पे, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, और डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन पे आते हैं, मान लीजिए हम कोई दो संख्या, मान लो हम 5 लिए और बटे में क्या ले लिए, 0 ले लिए, क्या ले लिए, 0 ले लिए, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा आपका, इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन हमें आंसर क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी, अनंत मिल रहा है। यानी कि जो डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत रेशनल नंबर में फॉलो नहीं करता है, क्लोज्ड नहीं होता है, ठीक है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 3/5 + 7/10 - 1/2 कराने की जरूरत नहीं, फिर मैं करा दे रहा हूं मैं। 6 7 13 - 5 8/10 और काटोगे 4/5। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना, आप लोग को आता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव परिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स रिप्रेजेंट्स अ रेशनल नंबर। चलिए देखिए, ये देखिए आप लोग, सबसे पहले ये डॉट 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 दिया है, यानी कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। डॉट 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 मतलब आगे भी जा रहा है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, यानी क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, देखो रिपीट हो रहा है क्या, रिपीट नहीं हो रहा है। देखो कहीं रिपीट हो रहा है, देखो ये रिपीट हो रहा है, लेकिन सेम फैशन में रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट क्या बोलते हैं, देखो रिपीट ऐसे बोलते हैं, 0.1010101010 या 0.85333333, ये रिपीटिंग है, ठीक है ना। सेम फैशन में आगे बढ़ रहा है, सेम पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, उसको रिपीटिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखो रिपीट डिजिट हो रहा है, लेकिन सेम पैटर्न में नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 शून्य बढ़ा, यहाँ पे 2 शून्य बढ़ा, यहाँ पे 3 शून्य बढ़ा, देखो इसको रिपीटिंग नहीं बोलते हैं। सेम पैटर्न में रिपीट होने चाहिए, तब उसको रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन क्या हो गया, रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, अपरिमेय, क्या होते हैं, अपरिमेय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0.3333, ये सेम पैटर्न में रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम पैटर्न में रिपीट हो रहा है ये। तो ये क्या हो गया आपका, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो डॉट डॉट मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, परिमेय संख्या। बस मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, वे अपरिमेय होते हैं। बाकी कुछ भी हो, कोई भी कॉम्बिनेशन बने टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का, तो हमेशा क्या होंगे, वो परिमेय होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है ना। तो ये भी आपका अपरिमेय हो गया।
ये देखो, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी क्या हो गया आपका अपरिमेय। उत्तर क्या हुआ आपका, बस ये वाली जो संख्या है ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन मैं जो स्टार्टिंग में बताया था 29 बटे में 125, 29 बटे में 125 के दशमलव प्रसार में कितने दशमलव होंगे। मैं आपको बताया था, मैं इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 29 बटे में 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 29 बटे में 5 की पावर 3, यानी कि जो पावर 3 है ना, इतने अंक बाद दशमलव होंगे। अगर यही बाई चांस 5 की पावर 2 रहता तो 2 के बाद दशमलव रहते हैं, 5 की पावर 1 रहता, कुछ भी पावर नहीं रहता तो 1 अंक इधर दशमलव होते हैं। यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 अंक इधर दशमलव होंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा 3 दशमलव स्थान, 3 दशमलव स्थान, इसलिए स्टार्टिंग में आपको बताया था मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर संख्याओं के लिए निम्न से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक प्रमेय संख्या का एकमात्र दशमलव प्रसार होता है। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो एक ही होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए मैं आपको लिख रहा हूँ 8 बटे में 5, इसका मान क्या होगा आपका 1.6, यानी कि जो दशमलव प्रसार है, जो दशमलव हम चेंज कर रहे हैं, ये एक ही है कि नहीं है। एक 1.6 को छोड़कर कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी कि क्या आपका सही है, ये क्या आपका सही है। परिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती हैं। भाई परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर, सभी नंबर्स को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, उसको संख्या रेखा पे हम अपरिमेय कहीं और होते हैं, लेकिन उसको हम दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पे। ठीक है, ये गलत है। परिमेय संख्याएं जोड़ के अंतर्गत बंद होती हैं, जोड़ के अंतर्गत बंद होती हैं। अब स्टार्टिंग बता चुका हूं मैं कि परिमेय संख्याएं जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, किसमें एडिशन में भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे, सिर्फ कहाँ नहीं करेंगे आपका, सिर्फ डिवीजन में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर हम 3/4 लिए, पूर्णांक मतलब इंटीजर, साबुत, पूर्णांक मतलब इंटीजर यानी कि साबुत, अगर हम 3/4 लेते हैं तो ये आपका इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, लेकिन ये परिमेय संख्या है तो ये आपका जरूरी नहीं है। तो इसका सही कौन कौन सा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एकमात्र दशमलव प्रसार होता है और परिमेय संख्या जोड़ के अंतर्गत बंद होती है, दो सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस भिन्न का दशमलव प्रसार असमाप्य आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग मतलब नॉन टर्म, अगर परिमेय संख्या है तो उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होना चाहिए। ठीक है ना, देखो किसका है 9/40, देखिए आप लोग 9/40 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 40 को 9 बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है ना, तो ये आपका सिर्फ 2 और 5 के रूप में है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, सॉरी 2 और 5 है नीचे, तो क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग पूछ रहा है। ओके, 7/8 देखिए, 7/8 है, 8 है नीचे, यानी कि 2 की पावर 3, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। 11/15 देखिए, 11/15, 15 मतलब 3 गुणे 5, 5 तो है ही लेकिन 3 भी है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये वाला सी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 3/16 है, 3/16 को आप क्या लिख सकते हो, 3 बटे में 2 की पावर 4, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, 11/15। अगर 11/15 दिया हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, 11/15 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए ये आपका रिकरिंग तो होना ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी संख्या अपरिमेय है। √4 का मान क्या होता है, 2 होता है, परिमेय है। √9 का मान 3 होता है, परिमेय है। √2 का मान हम दशमलव में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। ओके, सिर्फ ये क्या होगा आपका अपरिमेय होगा। 0.25 भी क्या है आपका परिमेय है। कैसे परिमेय है, 0.25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 बटे में 100, यानी कि 1 बटे में 4 परिमेय है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि √2 को √8 से गुणा किया जाए तो परिणाम क्या होगा, देखिए √2 गुणे √8, तो क्या हो जाएगा ये √16, क्या हो जाएगा ये √16 हो जाएगा। और √16 का मान कितना होता है 4,
रूट 16 का मान कितना होता है 4 होता है। एक बात और समझना आप लोग, रूट 2 ओके और प्लस रूट 8 है, इसको आप डायरेक्ट रूट 10 नहीं कर सकते हो, जो बच्चे गलती करते हैं। गुणा कर सकते हैं, लेकिन आपका आगे टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं आपको ये सब चीजें, लेकिन ये नहीं होगा। रूट 2 एक मिनट, रूट 8 माइनस रूट 2 भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन रूट 8 भागा रूट 2 कर सकते हो। क्या हो गया ये रूट 4 हो जाएगा, ठीक है, जिसका मान 2 होता है। यानी कि सिर्फ प्लस और माइनस, अगर बीच में अगर गुणा और डिवीजन है तब आप उस पर ऑपरेशन कर सकते हो, प्लस और माइनस है तो आप उस पर ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4। रूट 16 भी दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही है? रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, गलत है। रूट 2 रेशनल नंबर कहाँ है? 2 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, रूट 3 एक शांत दशमलव है, नहीं। रूट 3 देखो अगर शांत दशमलव होता है, ठीक है ना, मतलब देखो टर्मिनेटिंग बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है? टर्मिनेटिंग बोल रहा है। अब देखो आप लोग उल्टा सोचो इसके बारे में कि रूट 3 जो है ना, ये जो 3 है इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, दशमलव में जाएगा। तो अगर रूट के अंदर आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या होता है? वो इरेशनल होता है। क्या होता है वो? इरेशनल। इरेशनल मतलब ध्यान रखना, इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग वाला ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। रूट 2 प्लस रूट 3 इरेशनल नंबर, सही बात है। रूट 2 ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो रूट 2 प्लस रूट 3 दोनों क्या है? इरेशनल है। तो जो इसका प्रोडक्ट भी आएगा वो भी क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा आपका? इरेशनल ही आएगा। तो रूट 2 प्लस रूट 3 क्या हो गया आपका? इरेशनल, ये सही है। ओके, रूट 2 इंटू रूट 3 रेशनल नंबर, देखो आप लोग, रूट 2 इंटू रूट 3, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? रूट 6 आएगा। क्या आएगा आपका? रूट 6 आएगा। अब फिर से ये क्या होगा आपका? इरेशनल है कि नहीं है? क्योंकि 6 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। फिर से मैं समझा रहा हूँ, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। और अगर अंडर रूट में अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, दशमलव में जिसका वर्गमूल निकलेगा वो भी क्या हो गया? इरेशनल हो गया। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितनी संख्या है सब रेशनल नंबर होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूट 2 का दशमलव प्रसार है। रूट 2 देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो दिमाग लगाओ आप लोग, अब ज्यादा सोचना नहीं। रूट 2 क्या है? अंडर रूट में 2 है, 2 मतलब इरेशनल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे लेकिन दशमलव में जाएगा। अगर इरेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिपीटिंग भी। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिपीटिंग भी, सी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग पहचानते हैं। आप लोग आगे मतलब आगे से भी सोचो, सीधा भी सोचो और उल्टा भी सोचो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि ए का मान इतना है तो ए स्क्वायर का मान निकालना है। यानी कि ए का मान कितना दिया हुआ है? रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मान पूछ रहा है, यानी कि क्या करना पड़ेगा? रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी फॉर्मूला पुट कर दो आप लोग। रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है। अब देखिए रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? रूट 2 इंटू रूट 2, यानी कि रूट 4, इसका मतलब क्या हो गया? 2 ही हो गया। रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 हो गया। वैसे ही रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 गुणे रूट 2 इंटू रूट 3, तो कितना हो जाएगा? रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6। तो बचा क्या आपका? 5 प्लस 2, इन दोनों को जोड़ दोगे 5 प्लस 2 रूट 6 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी, 5 प्लस 2 रूट 6। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में कौन सी संख्या 1.7 और 1.8 के बीच में है? इरेशनल नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी चीजें आप लोग याद कर लेना। √2 का मान जो होता है ना, मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा, 1.4, बस 1.4 तक याद रखना है। √3 का मान होता है 1.7, यहाँ तक याद रख, इतनी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। √3 का इतना हो गया। √4 का मान जानते ही हो, 2 होता है। √2 का √5 होता है आपका 2.23 होता है, बस 2.2 तक याद रखना। √6 होता है आपका 2.4 तक याद रखना, ठीक है। √7 होता है आपका 2.6 तक इतना याद करो भाई, तब जाके एक्सपर्ट बनोगे आप लोग। √8 का मान होता है आपका 2.8 तक याद रखना, उसके आगे दशमलव आएगा लेकिन आप कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। √10 का जो मान है वो है 3.1 समथिंग, उसके आगे कुछ होगा। अब एक बात बता रहा हूँ आप लोग को, इतना आपको याद करना होगा। 30 तक या 40 तक या 50 तक आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे अगर मैथ्स में स्पीड बनाना चाहते हो तो, और एटलीस्ट 25 तक आपको क्यूब सभी नंबर के याद आने चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि 23 का क्यूब क्या होता है, तो आप लोग दिमाग लगाने मत बैठ जाना, इतना टाइम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होता, आपको इतना याद होना चाहिए 1 2 1 6 7, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगा। बोलते हो ना कि टाइम नहीं मिलता है, बस यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग पढ़ा नहीं याद करते हो, आप लोग क्यूब और स्क्वायर याद नहीं करते हो, इतना याद कर लेना। चलिए काम की चीज पे आते हैं। 1.7 और 1.8 के बीच है, ठीक है। 1.7 और 1.8 के बीच है, कौन सी संख्या है? देखो ये आप लोग ध्यान देना। आप लोग √2 का मान कितना होता है? 1.4 समथिंग। √3 का मान 1.7 समथिंग। √4 का मान 2 है। क्या पूछ रहा है? 1.7 और 1.8 के बीच पूछ रहा है ना, तो 1.7 और 1.8 के बीच क्या है आपका? √3 है कि नहीं है? देखो 1.773 ऐसा समथिंग कुछ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? √3 हो जाएगा। इतना याद कर लेना, बहुत जरूरी है आपके लिए याद करना ये। आगे बढ़ते हैं। यदि √3 है, इतना है, ठीक है ना, √3 का मान कितना है? 1.732 डैश 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 डैश। तो संख्या किस प्रकार का है? अब फिर से दिमाग लगाओ, √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो क्या हो जाएगा आपका? इरेशनल। क्या होगा आपका? इरेशनल, ठीक है। कौन सी संक्रिया हमेशा अपरिमेय देगी? ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान देना आप लोग, अगर आप लोग अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ते हो, ठीक है, तो ये आपका अपरिमेय ही होगा। अगर आप अपरिमेय से अपरिमेय माइनस करते हो, तो ये भी आपका इरेशनल होगा, ये भी क्या होगा? आपका अपरिमेय ही होगा। अगर आप परिमेय संख्या अपरिमेय में कोई परिमेय संख्या जोड़ते हो, तो ये भी क्या होगा? आपका इरेशनल ही होगा। अगर आप अपरिमेय से कोई परिमेय संख्या माइनस करते हो, तो ये भी आपका इरेशनल ही होगा। यानी कि अपरिमेय में अगर हम किसी संख्या को जोड़ें, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, अगर किसी संख्या को हम घटाएं, चाहे वो अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो, यानी कि अपरिमेय संख्या के ऊपर जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हमेशा हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा, यानी कि इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। तो √2 अपरिमेय, 1 परिमेय, तो क्या मिलेगा आपका? इरेशनली मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है ना। √2 इंटू 0, 0 परिमेय है। √2 माइनस √2 कट जाएगा, 0 ये भी परिमेय है। √2 भागा √2 1, ये भी परिमेय है, ठीक है ना। यानी कि परिमेय में सिर्फ जोड़ना और घटाओगे किसी भी संख्या को अपरिमेय से, तो हमेशा आपको अपरिमेय ही मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आसान सा सवाल है ये, ठीक है ना। जेबीटी कमीशन, ध्यान देना आप लोग ऐसे सवाल पे, पटवारी वाले भी, इसको भी फिर उसी पुट कर दो, a² + b² - 2ab, √2² प्लस √3² माइनस 2 गुणे √2 √3, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस ये कितना हो गया? 3 माइनस 2 √6, ये कितना हो जाएगा आपका? 3 2 5 माइनस 2 √6, 5 माइनस 2 √6। ओके, a माइनस b² पे हम फॉर्म में किया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? ये आपका अपरिमेय है,
√2, √3 भी अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है, √49, 49 क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसका मान कितना होगा? 7, यानी कि ये क्या हो गया आपका? परिमेय यानी कि रेशनल नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सी संख्या अपरिमेय है? 22/7 परिमेय है, बता चुका हूँ, p/q फॉर्म में है। √16 4 होता है, ये भी परिमेय है। √7 क्या है? अपरिमेय है। क्या है आपका? अपरिमेय, ये भी आपका परिमेय है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, √7। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाप्त दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। 2/3 नीचे 3 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 5/8 नीचे क्या है? 8 मतलब 2 की पावर 3, यानी कि ये क्या हो गया आपका? टर्मिनेटिंग। 7/11 नॉन टर्मिनेटिंग, 9/13 नॉन टर्मिनेटिंग। बचा क्या आपका? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको आइडिया क्लियर है, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट जो मैं समझाना चाहता हूँ। मुझे मालूम है, देखिए मैं पिछले 8-9 साल में चंबा में ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, तो मुझे बच्चों की दिक्कत मालूम है कि भाई कहाँ दिक्कत आती है, उसी चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, उसी चीज़ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संख्या परिमेय है? पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब साबुत, इंटीजर मतलब साबुत, मतलब उसमें ना दशमलव में होना चाहिए ना आपका भिन्न में होना चाहिए। -5 परिमेय है और पूर्णांक भी है, परिमेय और पूर्णांक भी है। 3/4 परिमेय है लेकिन आपका पूर्णांक नहीं है। 3/4 क्या है? इंटीजर नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 0 है, परिमेय भी है और पूर्णांक भी है। 6 है, परिमेय भी और पूर्णांक भी है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 3/4 इंटीजर नहीं है लेकिन डेसिमल नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके कोई बात नहीं। कौन रिप्रेजेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल? देखो नॉन टर्मिनेटिंग, ये यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है यानी कि टर्मिनेट हो जा रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है यानी कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है, फिक्स पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये आपका टर्मिनेट हो गया, ये भी आपका टर्मिनेट हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 2/-3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 मिनट पानी पिए। अब एक बात समझना, आप लोग पढ़े होंगे फिर मैं बता दे रहा हूँ मैं। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। -2 की पावर 2 कितना होगा? 4 होगा। अगर मैं यही लिख दूँ 2 की पावर -2, तो इसको आप डायरेक्टली हल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर बेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पावर घात जो है वो अगर नेगेटिव हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? अंश वाले को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आ जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे आपका पावर का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे कि देखो आप लोग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 में अंश में है, न्यूमरेटर में है, अगर इसको हम हर में लेकर चले आए तो इसका पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 1/4। 2 के पावर 2 ही है ना, 2 के पावर 3 है, चलो सॉरी। 1/8 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं लिख रहा हूँ 1/3 की पावर 4, अगर 3 की पावर 4 को मैं ऊपर ले जाना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3 की पावर -4, यानी अंश को हर में, पढ़े होंगे आप लोग, अंश को हर में ले जाते हो, हर को अंश में ले जाते हो, तो जो पावर होता है उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यही लिख रहा हूँ 1/4 की पावर -2, पावर है माइनस में है, यानी कि आप हल इसको नहीं कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं? हर में है तो अंश में लेकर चले जाएंगे, अंश में है तो हर में लेकर आ जाएंगे, तो फिर उससे क्या होता है? पावर का जो साइन होता है वो क्या होता है? आपका चेंज हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 4 के पावर -2 ऊपर गया तो कितना हो गया आपका? 16। ओके, आई होप कि सब पढ़े होंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए। आप लोग पढ़े होंगे अगर a की पावर m है गुणे a की पावर n है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ओके, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो a की पावर n, अगर भागा है
तो क्या हो जाएगा आपका पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो ये बेस है, ये पावर है, पढ़े होंगे आप लोग, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा। ए की पावर m माइनस n, इधर देखो आप लोग बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 की पावर 2 मतलब 9। ओके, आई होप कि आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, 5 की पावर 2 पूरे का पावर माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 5 की पावर 2 पूरे का पावर माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, ये पावर माइनस में है तो हम इसको कहाँ लेके आ जाएंगे, हर में। पावर क्या हो जाएगा 1, एक का कोई मतलब नहीं होता लेकिन वहाँ पे साइन माइनस में था इसलिए मैं किया हूँ। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपका 1/25। 2/3 है, पूरा माइनस, पावर कितना है माइनस, देखो ध्यान से देना, 2/3 है, पावर कितना है -2। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो मेरी बात, यदि a/b है, पूरे का पावर m है, इसको कैसे लिखते हैं, a की पावर m बटे में b की पावर m। पावर दोनों में जाता है, अंश में भी जाएगा और हर में भी जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाद पावर है यानी कि दोनों के ऊपर पावर है। वैसे ही ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर -2 और 3 की पावर -2। पावर माइनस में है तो हम हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन करेंगे क्या, अंश को हर में लेकर चले जाएंगे, हर को अंश में लेकर चले जाएंगे, न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर में लेकर चले जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर चले जाएंगे, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 3 को ऊपर लेके आ जाओ, 3 की पावर 2 हो गया, 2 को नीचे लेके चले जाओ, 2 की पावर 2, ये कितना हो गया 9/4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 9/4 आ गया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और यही आपके एग्जाम में पूछने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। हल्का सा लेवल टफ होगा, वो भी लेवल में करवाऊंगा आप लोगों को, बस हल्का सा आपका बेस बना रहा हूँ मैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बताया था मैं a की पावर m गुणे a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा ये a की पावर m प्लस n। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, अब देखो इधर a की पावर, ये तो कोई मतलब नहीं है, a की पावर m पूरे का पावर कितना है n है, इसका मतलब हो जाता है a की पावर m गुणे n। ये देखो आप लोग, a की पावर 0 है, किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका उत्तर 1 होगा। मान लीजिए मैं 999 लिखता हूँ, इसका पावर 0 है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। यदि किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 है तो उसका आंसर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक, यदि a 0 के बराबर नहीं हो, a की पावर 5 भागा a की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर भाग है और बेस सेम है, तो 5 माइनस 5 हो गया, यानी कि a की पावर कितना हो गया 0। किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका उत्तर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितने छोटे क्वेश्चन है, कितने मजेदार क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, इसीलिए मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि कंसेप्ट बनाओ आप लोग, गलती करने की चांस नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मूल गणित के प्रमेय के अनुसार एक से बड़ी प्रत्येक पूर्ण संख्या को व्यक्त किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि एक से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम लोग उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 है, क्या है आपका 6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, एक भी है लेकिन एक को हम काउंट नहीं करेंगे, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 गुणे 3 जो है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मैं पिछले वीडियो में है मेरा ये, 6 को है ना, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। 6 को हम लोग सिर्फ 2 और 3 के गुणनफल के रूप में ही लिख सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है 6 का गुणनखंड करने का, तोड़ने का। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम लोग इसको 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन पैटर्न कुछ भी हो सकता है इसका गुणनखंड का, फैक्टर्स का, लेकिन 2 और 3 ही होंगे। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिक, मतलब यूनिक होना चाहिए, यूनिक होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो एक से बड़ी प्रत्येक पूर्ण संख्या को व्यक्त किया जा सकता है
सम ऑफ प्राइम नंबर्स नहीं, डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स नहीं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यानी कि उनके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, और यूनिकली, यानी कि 6 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, 2 और 3। 6 को हम सिर्फ 2 और 3 ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, यूनिक है, सिर्फ 2 और 3 के रूप में लिख सकते हैं। एक्सेप्ट ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी हो जाए, 3 और 2, देखिए एक्सेप्ट ऑर्डर, ऑर्डर या तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं या 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 और 3 के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या मूल अंकगणित प्रमेय का उल्लंघन करती है, ठीक है ना। अब देखो कौन सा नंबर है जो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसको वायलेट्स करता हूँ। वायलेट मतलब उल्लंघन। देखिए अगर मान लीजिए मैं 6 लिख रहा हूँ तो 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे है, ठीक है ना, 1 गुणे 2 गुणे 3, एक को काउंट करें या ना करें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3। हम एक को कितने बार भी ले ले वो 6 का मान हमेशा क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। यानी कि जो 1 है ना वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या करता है, वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, ठीक है। आई होप कि आइडिया क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय है तो वह संख्या है। अद्वितीय मतलब यूनिक, बता चुका हूं मैं, यूनिक वे में हर एक मतलब एक से बड़ी संख्या को हम यूनिक वे में उसका ये करते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर, सॉरी, भाज्य संख्या की बात हो रही है, उसको हम यूनिक नंबर में ये करते हैं, ठीक है, यूनिक वे में उसका गुणनखंड निकालते हैं, उसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। तो संख्या है, प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नहीं, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या। 360 में भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं समझना ध्यान से आप लोग, 10 मिनट में इस चीज में बताने वाला हूं आप लोगों को। अगर मान लीजिए, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, देखिए गुणनखंड यानी कि फैक्टर, समझिएगा बहुत ध्यान से आप लोग। ओके, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं मैं आज, पूरा ये कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा मैं। मान लीजिए 100 है, क्या है आपका 100, ओके। इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, एक से भी भाग जाएगा, गुणनखंड मतलब उसका फैक्टर जिसे भाग कंप्लीटली उसको डिवाइड कर दे वो संख्या, एक से भी, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 8 से नहीं जाएगा, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 100 के कुल गुणनखंड कितने हैं आपके, 100 के कुल गुणनखंड कितने हो गए जिससे उसमें भाग चला जाए 9। ध्यान देना, 100 के कुल गुणनखंड कितने हो गए आपके, 9 हो गए, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसका गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। सॉरी, बहुत बेहतरीन चीज बताने वाला हूं आप लोगों को मैं, जहां पे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 को 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, या 2 की पावर 2 हो गया गुणे 5 की पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ये आपका गुणनखंड है, ये क्या आपका गुणनखंड है जी। इसमें आपका प्राइम नंबर भी है, कंपोजिट नंबर भी है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका प्राइम नंबर है, सिर्फ अभाज्य संख्या है। 2 और 5 क्या है आपके, अभाज्य संख्या है। ओके, दोनों में अंतर क्या है कि इसमें आपका प्राइम नंबर भी है
और कंपोजिट नंबर भी है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या भी है। इसमें आपका सिर्फ अभाज्य संख्या है, इसमें क्या है, 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ठीक है कि 100 में कुल गुणनखंड की संख्या बताइए, कुल गुणनखंड की संख्या यानी कि टोटल फैक्टर्स 100 के कुल गुणनखंड की संख्या बताइए, टोटल फैक्टर्स, तो कितने हो जाएंगे? देखो हम 100 को कैसे लिखे हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 लिखे हैं ना, यानी कि ये जो पावर है ना, पावर है 2, मतलब इसमें भी एक जोड़ दो, इसमें भी एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 3, इसमें एक जोड़ कितना हो जाएगा 3, यानी कि 100 के कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, टोटल फैक्टर कितने हो गए आपके 9 हो गए। यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ओके, हम इससे भी निकाल दिए, कितने हो गए 9। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसको तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड में पावर है, पावर को हम क्या करेंगे, एक जोड़ के आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 में एक जोड़े 3, इस 2 में एक जोड़े 3, 9, ये हो गए टोटल फैक्टर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इवन फैक्टर्स, मतलब सम संख्या, सम गुणनखंड। ऐसे कौन से हैं जो सम है, समझते हो, जिसमें 2 से भाग चला जाए। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देना आप लोग, 2 क्या है, सम संख्या है ना, इसके पावर को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है ना, 2 जो बचा है इसमें हम 1 जोड़ते हैं। ध्यान देना, सम में क्या करते हैं, इसके पावर को हम ऐसे ही रहने देंगे, जो बचेगा उसमें 1 जोड़ के हम गुणा कर देंगे। यानी कि सम फैक्टर कितने हो गए इसके, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। देखो आप लोग, 1 2 3 4 5 6, सॉरी, एक सम संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा, चौथा सॉरी, पांचवा, छठवां, यानी कि सम गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, 6। करते क्या है, जो सम वाला पावर है उसको वैसे ही रहने देते हैं, और जो बाकी बचा उसको हम लोग एक मतलब जोड़ के गुणा कर देंगे, 3 आ गया। ओके, ऑड फैक्टर्स मतलब विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड में हम सम संख्या के ऊपर जो 2 है उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जो बचा आपका 5 है, तो 5 का पावर कितना है, 2 है, इसका हम लोग 3 कर देंगे। 2 + 1 कितना हो गया आपका, 3 हो गया। ओके, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम मतलब अभाज्य, तो प्राइम फैक्टर्स में क्या करते हैं कि जो पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, दोनों को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा ये, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य। अब देखना यहाँ पे, इसमें प्राइम संख्या अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है और 5 है। एक को तो हम ना अभाज्य मानते हैं ना भाज्य मानते हैं, बाकी सब क्या है, भाज्य है। ठीक है ना, देखो अभी यहाँ बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें तो 2 ही है। ठीक है, हमारा प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड की संख्या 4 कैसे आ रही है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो 2 है 2 बार है ना, 5 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, 2 गुणनखंड यहाँ पे हो गए और 2 गुणनखंड यहाँ पे हो गए, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अगर यही मैं आपसे बोलूं यूनिक प्राइम फैक्टर्स मतलब विदाउट रिपीटिशन, तो वहां पे उत्तर आपका 2 होता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना हो गया आपका, 4 हो गया। आई होप कि आइडिया क्लियर है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, या मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर से मैं बता रहा हूं मैं। ठीक है, क्या है आपका, ध्यान से देखना आप लोग, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 है। ओके, टोटल फैक्टर्स कितना हो जाएगा, बता रहा हूं मैं आप लोग को एग्जांपल से। टोटल फैक्टर्स कितना हो जाएगा, टोटल फैक्टर्स हम क्या करते थे, एक एक जोड़ते थे। 3 + 1 कितना हो गया, 4, 2 + 1 कितना हो गया, 3, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 4 3 12 दूना 24। टोटल फैक्टर कितने हो गए, 24 हो गए। 3 में एक जोड़ दिए 4 हो गया, 2 में एक जोड़ दिए 3 हो गया, 1 में एक जोड़ दिए 2। टोटल फैक्टर कितने, 360 के कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। ठीक है ना। इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंड, वैसे गुणनखंड जो कि सम हो। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, बताया था मैं आपको। जो 2 है सम है, इसका जो पावर उसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, 2 + 1 कितना हो गया, 3, इसमें एक जोड़ देंगे,
1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 3 गुणे 3 9 गुणे 2 कितना हो गया आपका 18 हो गया। ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर में हम इसको काउंट ही नहीं करते हैं। ओके, 2 प्लस इसमें 2 1 जोड़ देंगे, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 3 दूना 6। ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंड कितने हो गए 6 हो गए। प्राइम फैक्टर्स अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए प्राइम यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं हम सबको जोड़ देते हैं, यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 1 सॉरी प्लस है ये 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस 1 कितना हो गया आपका 6 हो गया। ओके, यानी कि प्राइम फैक्टर कितने आ गए 6, प्राइम फैक्टर भी 6 आ गया। ठीक है, यानी कि कुल गुणनखंड की संख्या 24, पावर को एक एक जोड़ के गुणा कर देना है। इवन सम गुणनखंड, सम मतलब 2 को ऐसे ही रहने देंगे, बाकी में जोड़ के एक एक गुणा कर देंगे और इसको काउंट ही नहीं करेंगे, बाकी में एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे। और प्राइम में क्या करेंगे सभी पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, तो वो अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ जाती है। आई होप कि आइडिया क्लियर है। अगर यही आपसे क्या बोल रहा है यूनिक भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है, देखो इसमें टोटल गुणनखंड की संख्या कितनी है 24 है, लेकिन भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, यानी कि अलग अलग मतलब यूनिक। ठीक है ना, एक है 2 है भले ही 3 बार आया हो, लेकिन भिन्न की बात कर रहा है तो हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे। 3 भी 2 बार आया है लेकिन इसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। 5 तो एक बार है ही, तो ये एक बार ये एक बार ये एक बार, तो कितना हो गया 1 + 1 + 1 कितना हो गया आपका 3 हो गया। आई होप कि आइडिया क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं हम लोग गुणनखंड की संख्या। बहुत अच्छी चीज बताया हूं मैं आप लोगों को, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कौन सा कथन सत्य है, एवरी कंपोजिट नंबर हैज मोर देन वन प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रत्येक संयोजन संख्या के एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं। गलत है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एक ही गुणनखंड हो सकता है, गुणनखंडों की संख्या अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन उसको एक ही वे में हम तोड़ सकते हैं। ओके, एक का अभाज्य गुणनखंड होता है नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत है। अभाज्य गुणनखंड क्रम को छोड़कर अद्वितीय होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जेबीटी कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम संख्याएं अभाज्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, 2 आपका सम है लेकिन ये क्या है आपका अभाज्य संख्या है। 2 आपके सम संख्या है लेकिन क्या है आपका अभाज्य संख्या है। आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस संख्या के ठीक 2 अभाज्य गुणनखंड हो उसे कहते हैं, सिर्फ 2 अभाज्य गुणनखंड यानी कि सिर्फ वो एक और वो संख्या अपना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, आई होप कि आइडिया क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मूल अंगणित प्रमेय का परिणाम नहीं है, विच इज नॉट कंसिक्वेंस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड यही तो बोलता है आपका, ये है एचसीएम एलसीएम कैन बी फाउंड यूजिंग प्राइम फैक्टर्स, ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, एचसीएम में एलसीएम निकाल सकते हैं। प्रत्येक संख्या के अनंत गुणनखंड होते हैं, नहीं, एक ही गुणनखंड होता है वो भी यूनिक होता है। ठीक है, ठीक है, आपका ये क्या होगा सी होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड समान है तो वे हैं, ठीक है ना, यदि दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड समान है तो वे हैं। भाई अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का यूनिक होता है, मतलब एक ही होगा, एक ही तरीके से तोड़ेंगे। जैसे अगर हम 6 को तोड़ रहे हैं ना, तो 6 को हम लोग 2 × 3 के रूप में ही तोड़ेंगे। 2 × 3 मतलब 6 ही हो सकता है, 6 मतलब 2 × 3 ही हो सकता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड समान है तो संख्याएं भी समान होगी, तभी तो उनका अभाज्य गुणनखंड समान है। ठीक है, आई होप कि आइडिया क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आ गया एक्सर्शन रीजन का क्वेश्चन, बढ़िया है, देखते हैं क्या पूछा गया है। मूल अंगणित का गायब हो गया क्या, देखते हैं। मूल अंगणित का प्रमेय लागू होता है, सभी पूर्ण संख्याओं पे नहीं होता है, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याओं पे होता है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि प्रत्येक संख्या का जो एक से बड़े हैं उनका सिर्फ एक ही गुणनखंड हो सकता है, एक ही तरीके से उसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब किससे बड़ी, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याओं पे। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अब आसान सा चीज पे आ गया, 0.375 को भिन्न, आपके सिलेबस में है, मैं हल्का सा बस आगे बढ़ते जा रहा हूँ मैं, कुछ भिन्न में बदला जाए तो क्या हो जाएगा ये 375, दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3, यानी कि 3 शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 शून्य, इसको काटो, आप लोग काट लेना, मैं डायरेक्ट काटता हूँ। 125 375, 125 अठे 1000, कितना हो जाएगा आपका 3/8, 125 250 375 500 625 750 875 1000, 125 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 125 या 375 हो गया, 125 अठे 1000 हो गया, ठीक है। 7/20 का प्रतिशत रूप क्या है, पढ़े होंगे आप लोग। प्रतिशत तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 20 बचे 100, 7 गुणे 35। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ओके, 62.5 को भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। सबसे पहले 62.5% है, सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव है, यानी कि नीचे एक शून्य लगा दिए। ओके, प्रतिशत है, फिर हम ये देखेंगे 625। प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 625 बटे में 100 गुणे 1000, 125 बचे 625, 125 अठे 1000, तो कितना आ गया आपका 5/8। कितना आ गया आपका 5/8 प्रतिशत। ओके, भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पढ़े होंगे आप लोग 0.2 के ऊपर बार है, इसको हम लोग भिन्न में बदलना है दशमलव को, तो कैसे बदलते हैं, एक संख्या के ऊपर बार है, यानी कि नीचे हम एक 9 लगा देंगे। इसका उत्तर कितना हो गया 2/9। अगर मान लो यही रहता 0.24 24 24 ऐसे डैश 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 करते हुए, तो इसको हम क्या लिखते हैं 0.24 के ऊपर बार। अब दो संख्या के ऊपर बार है, यानी कि 24 बटे में 2 नीचे 9 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 8/33 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक संख्या के नीचे ऊपर बार है, यानी कि 2/9 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई संख्या दूसरी संख्या का 45% है तो वह संख्या को कौन सा भिन्न होगी, ठीक है ना। 45% मतलब भिन्न बोल रहा है, 45 बटे में 100, 5 9 45 20, आंसर क्या हो गया आपका 9/20। कौन सा भिन्न होगा, मतलब 9/20वां, 9/20वां। ओके, आसान चीज इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूं मैं, ठीक है। 13/16 का दशमलव रूप क्या है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहीं पे दिमाग लगाना है। 13/16 है। अब एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि 13 में 16 से आप भाग दो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगा देना है। 13/16, 16 मतलब क्या होता है 2 की पावर 4, 16 मतलब क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर 4, पावर 4 है, यानी जो दशमलव है, बताया था मैं कोई स्टार्टिंग में ही दशमलव है, वो 4 अंक इधर होगा। तो अब देख लो किस में दशमलव 4 अंक के बाद है, पहले में है, ओके, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया 0.66 डैश डैश डैश, यानी कि क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, 6 रिपीट कर रहा है। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको 0.6 के ऊपर बार, बार मतलब 6/9, काट दो, एक संख्या के ऊपर बार तो नीचे 9 लगा दिए, 2/3, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये सब आपको आता हो, फिर भी मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, तो आप फास्ट जा रहा हूँ मैं सिलेबस। प्रतिशत में बदला जाए, ठीक है ना, इसको किस में बदलना है 0.04 को प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये दशमलव को हटाओ, दशमलव कितने अंक है 2 अंक हैं, तो हर में कितना हो जाएगा 2 शून्य गुणे 100, 100 से 100 क्या हो गया कट गया, तो कितना हो गया आपका 4%, कितना हो गया आपका
4% हो गया। आई होप कि आइडिया क्लियर है। सबसे पहले मैं इसको प्रतिशत में बदलना है, भिन्न है। सबसे पहले मैं इसको दशमलव को हटाया हूँ, दशमलव हटाने के क्या किया हूँ मैं, 4/100, दशमलव बाद 2 अंक है, मतलब नीचे 2 अंक लगा के दशमलव हटा दिया हूँ। फिर प्रतिशत में बदलने के क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो गुणे 100 कर दिया मैं। 75% के बराबर नहीं है। 75% मतलब 75/100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, कितना आ रहा है आपका 3/4। ठीक है, 75/100 का मतलब क्या होगा आपका, इसमें 100 से भाग दो कि दशमलव 2 अंक इधर लगेगा, यानी कि 0.75। ये भी होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। 150/200 देखो, काटो इसको, 2 से काटो, 75/100, यानी कि ये भी सही है। ये क्या आपका 7/10, ये आपका 75% के बराबर नहीं है। ओके, आई होप कि आइडिया क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक भिन्न को प्रतिशत में बदलने के बाद उसका यानी कि 12.5% को, वो भिन्न क्या है, भिन्न निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये 12.5% मतलब सबसे पहले आप लोग दशमलव को हटाओ, एक अंक, एक शून्य नीचे लगा दे, अभी परसेंटेज है ये। अब देखो 125/10 गुणे प्रतिशत से भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 125/1000, काटो 125 से करो 125, 125 गुणे 8, 1000, कितना है आपका 1/8 आ गया। आसान है, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देख लो एक बार आप लोग, यही क्वेश्चन आने वाला है भाई, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का वर्ग 2025 है तो संख्या क्या होगी, समझना एक चीज, आप लोग वर्गमूल निकालना नहीं सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। 2025 का वर्गमूल क्या होता है, या तो प्लस का 45 या तो माइनस का 45। इसको हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस 45, प्लस माइनस 45। ठीक है, अब एक बात समझाना चाहता हूं मैं आप लोग को, यहाँ पे ध्यान देना, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि आपका क्या है 2025 है, इसका कितना आ गया 45 आ गया। अगर मैं यही लिखूं 20.25, 20.25, ठीक है ना, तो अब देखो दशमलव बाद कितने अंक है, 2 अंक है। ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।